अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई, ठीक है? अच्छा भाई, तो बुक पड़ी है आपके लैपटॉप में? कहाँ पे? क्या हो गया? क्या ऐसी पिक्चर लगा दी है, देख के क्यों हंसी आ रही है? सही तो है। बुक कहाँ रखी हुई है भाई? डी में? डी के अंदर? इधर तो नहीं आ रही भाई। बैच 6 HTML इतनी इसी में? सही है, सही है। और अब वेबसाइट टास्क? वहाँ देख लेना। ये देख स्लाइड्स का नाम Unity। सही। चलो भाई, फाइनली स्टार्ट करते हैं क्लास। अच्छा भाई, तो टेबल्स स्टार्ट करने हैं हमें। अच्छा, इसमें देखें, अभी तक आपने 5 चैप्टर्स पढ़े और 5 में से सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर था वो लिंक वाला था, ठीक है? और लिंक के अंदर भी सब चीजें नहीं, बल्कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो था वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था जी। हाँ, वो मैं यही बोला ना कि जैसी आती है ना, वो स्क्रीन में शेयर करता हूँ, आ नहीं रही है, पता नहीं क्यों। धुई नजर आ रही है यहाँ पे ना। तो काम चलाना होगा, या अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है तो आगे आके बैठ सकता है, जैसे ये लोग बैठे हैं ना स्टेज पे। ठीक है, तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपको अच्छा समझ में आना चाहिए, क्योंकि चीजें जो है ना वो आगे तक उसी से ही मतलब चलेंगी। ठीक है, आ गई स्क्रीन भी आपकी भी। अच्छा, टेबल्स जो है ना वो देखें, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन अगर आपको वेबसाइट में कोई कॉम्प्लेक्स डेटा या बिग डेटा जो है वो शो करवाना होता है यूजर को, तो हम उसको टेबल की फॉर्मेट में शो करवाते हैं। अच्छा, टेबल का फॉर्मेट क्या होता है? अब जैसे कि अगर किसी ने एक्सेल यूज किया हो कभी, तो उसको तो अच्छा पता होगा, ठीक है भाई, कि ऊपर हेडर होता है, उसका सारी हेडिंग सारी होती है और उसके नीचे सारा डेटा आता है। इसके अलावा किसी ने एक्सेल यूज नहीं किया हो तो आपने टेबल्स जरूर देखे होंगे, टाइम टेबल, ठीक है भाई, डेली रूटीन, इस तरह के टेबल्स बने हुए होते हैं ना रियल पेपर के ऊपर। तो वो भी कुछ इस तरीके से होते हैं कि भाई ऊपर टाइम है और नीचे पेपर का नेम है भाई कि कौन सा पेपर है इस टाइम पे, ठीक है, लेफ्ट साइड पे डेज लिखे हुए आ रहे हैं, इस तरीके से कुछ होता है। साइज चार्ट भी आता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, काफी सारी चीजें इसमें होती हैं, तो ये सारी चीजें जो है ना वो मैनेज होती हैं एचटीएमएल में टेबल के थ्रू, ठीक है? तो इस चैप्टर में हम देखेंगे भाई हाउ टू क्रिएट टेबल्स, व्हाट इंफॉर्मेशन सूट्स फॉर टेबल्स, ना कि भाई कौन सी इंफॉर्मेशन जो है हम टेबल में ऐड कर सकते हैं, ठीक है? और हाउ टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स डेटा इन टेबल्स। तो है बहुत आसान, जैसे कि लिस्ट था ना हमारे पास, लिस्ट हमारे पास कितने टाइप्स की थी? कौन कौन सी? ऑर्डर, अनऑर्डर और नेस्टेड, ठीक है भाई, और एक और भी तो थी, डेफिनेशन लिस्ट। क्यों भूल गया भाई? अभी से डरा रहा आप तो यार, एक पढ़े हमने टॉपिक को पूरा भूल गए आप। जी गई, ठीक है,
ठीक है भाई। तो टेबल का भी इसी तरीके से एक पेरेंट एलिमेंट है, ठीक है, जो कि टेबल जैसे यूएल था अनऑर्डर लिस्ट के लिए, ऑर्डर लिस्ट के लिए क्या था ओएल, डेफिनेशन लिस्ट के लिए डीएल। तो टेबल बनाने के लिए टेबल का पेरेंट एलिमेंट है टेबल के नाम से, टेबल का ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग। फिर टेबल के अंदर होती है एक रॉ। अच्छा, अब रॉ का मतलब क्या होता है कि एक लाइन पूरी ना, इस तरह हॉरिजॉन्टली आप देखेंगे तो एक रॉ। तो टीआर के टैग से आप एक रॉ क्रिएट करते हैं और रॉ के अंदर होते हैं कॉलम्स, ठीक है। एक रॉ में आप जितने भी कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं होता, ठीक है। तो कॉलम ऐड करने के लिए हमारे पास जो एलिमेंट है वो है टीडी, ठीक है। तो टीआर मीन टेबल रॉ, टीडी मीन टेबल डेटा, ठीक है भाई। तो बहुत आसान है, एक छोटा सा टेबल जो है ना वो हम जो है बना के भी देख लेते हैं। ठीक है भाई, एक HTML की फाइल में बना रहा हूँ index.html। इस थीम में किसी को इश्यू तो नहीं लग रहा, सब समझने नजर आ रहा है सही? चलो सही है। ठीक है भाई, तो टेबल का ओपनिंग टैग, टेबल का क्लोजिंग टैग, उसके बाद एक टीआर। अच्छा, पहले होता है हेडर ना, सबसे ऊपर हेडिंग आती है टेबल की कि भाई नेम आना है, फादर नेम आना है, ईमेल आना है, फिर उसके नीचे सारा डेटा आता रहता है। मतलब वेरी फर्स्ट रॉ जो होती है उसमें हम हेडिंग्स डालते हैं और उसके बाद जितनी भी रॉज है सब में डेटा डालते हैं, ठीक है। तो टेबल रॉ में एक कॉलम में बना रहा हूँ टीडी, इसमें होगा नेम या फिर स्टूडेंट नेम, ठीक है। एक और टीडी में बना देता हूं, इसमें होगा ईमेल, ठीक है। एक और टीडी बना देते हैं, इसमें होगा फोन, और एक और टीडी बना देते हैं, इसमें होगा रोल नंबर, ठीक है। तो ये एक टेबल बन गया। टेबल में अभी सिर्फ एक रो है, मतलब एक लाइन है, और कितने कॉलम है? चार कॉलम है, ठीक है। अब अगर आपने एक रॉ के नीचे दूसरी रॉ बनानी है तो आप क्या करेंगे, टीआर जहां पे क्लोज किया है ना आपने पहला वाला, उसके बाद आकर एक नया टीआर बना लेंगे। तो एक ऊपर वाली रॉ कंप्लीट और नीचे वाली रॉ हम बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मैं दोबारा से टीडी एक कॉलम बनाऊंगा, स्टूडेंट नेम गौस अहमद, ठीक है भाई। ईमेल ऐड कर देते हैं, ठीक है। जो जो भी डेटा है वो मैं कॉलम वाइज वो ऐड करे जा रहा हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट नेम ऊपर क्यों आया, क्योंकि फर्स्ट हेडिंग जो है ऊपर वो स्टूडेंट नेम की है। उसके बाद ईमेल क्यों आया, कि उसके बाद वाली हेडिंग ईमेल की है। तो अब आएगा यहाँ पे फोन नंबर, ठीक है। उसके बाद आएगा रोल नंबर, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको अगर रन करके देखें तो आप देखिएगा इसका जो फॉर्मेट है ना वो थोड़ा चेंज होगा, ये देखें, ठीक है ना। हमने लाइन ब्रेक किया ना कुछ किया। अच्छा, इसको और इजी करने के लिए, समझने के लिए मैं पहले से ही ना इस पे एक चीज ऐड कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा, मुझे बताएं एट्रीब्यूट क्या होता है हमारे पास? देखिए, सबको पता होना चाहिए, सबको। एट्रीब्यूट क्या होता है, जो हमारे टैग को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है भाई। तो टेबल का एक एट्रीब्यूट है जिसका नेम है बॉर्डर। ये एट्रीब्यूट करता ये है कि टेबल के चारों तरफ एक बॉर्डर ऐड कर देता है। तो इसमें जितनी बॉर्डर की लेंथ विड्थ आपने रखनी है, कितना उसको थिक करना है आपने, तो उतना हम यहाँ पे दे देते हैं 1 2 3 4, जितना आपने देना है। जैसे मैंने 1 दिया और मैंने इसको जब चलाया तो देखें, ठीक है। तो अब ये समझ में आ रहा है कि भाई ये एक टेबल है, कि भाई फर्स्ट वाली रॉ में ये हेडिंग चल रही है हमारी और उसके बाद हेडिंग के नीचे डेटा आ रहा है। अगर मुझे एक और स्टूडेंट का डेटा ऐड करना है तो कैसे करेंगे? नीचे सेम इसी तरीके से देखिए, इसी को मैंने कॉपी किया, इसी को मैंने पेस्ट किया और इसको मैंने यहां से जो है वो चेंज कर दिया। मैंने कहा भाई अनस का डेटा आ गया, ठीक है भाई। तो देखिए डेटा नीचे ऐड हो गया, ठीक है भाई। तो ये टेबल है।
अच्छा, अब इसके अलावा हमारे पास, अच्छा वैसे तो देखिए हेडिंग जो है ना, हेडिंग और डेटा में ना कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है वो भी डेटा है ये भी डेटा है। तो हेडिंग को क्यों ना हम थोड़ा बोल्ड कर दें, ठीक है भाई। तो हेडिंग को बोल्ड जो है ना हम बी के टैग के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक टेबल का अपना टैग भी है जो हेडिंग को बोल्ड कर देता है, वो क्या है भाई, टी एच। ये जितने भी टीडी हैं, टीडी को खत्म करके टी एच कर देंगे। टी एच मीन टेबल हेडिंग, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा सबसे डिफरेंट लगेगा ये देखें, ठीक है भाई। अब पता चल रहा है कि भाई ऊपर जो फर्स्ट रॉ है वो हेडिंग है और उसके नीचे जो है वो सारा डेटा आ रहा है, ठीक है भाई। टेबल इजी है, टेबल मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, इसके अलावा देखिए अगर आप इसको बढ़ाते हैं बॉर्डर को, क्या फर्क पड़ा, जो टेबल के चारों तरफ बॉर्डर है वो थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जिस तरीके से इमेज के पास विथ का एक एट्रीब्यूट होता था, विथ क्या करता था याद है, तो टेबल के पास भी विथ होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको विथ दूं ना, जैसे मैंने कहा भाई 500, तो विथ भी देखें ये बड़ा हो गया टेबल ना। अच्छा, इसके अलावा विथ जो है ना यहाँ पे परसेंट में भी चलती है। परसेंट का मतलब क्या होता है कि अब जैसे मैं इसको 100% बोलूंगा ना, 100% का मतलब ये है कि जितनी तुम्हारे पास अवेलेबल स्पेस है वो सारी ले लो, ठीक है। मतलब मैं बोलता हूँ भाई जैसे इस क्लास का 100% कवर करो, मतलब तो जितनी स्पेस होगी इस क्लास में वो सारी ले लेगा। तो ये 100% क्या करेगा कि बॉडी के अंदर जितनी स्पेस होगी सारी ले लेगा। देखिए मैंने इसको चलाया, देखिए इसने पूरी लाइन जो थी ना वो कवर कर ली, जितनी भी इसके पास स्पेस अवेलेबल थी। क्लियर है, वो हाइट होती है ना, हाइट अभी दे नहीं सकते कि हाइट कैसे देंगे, क्योंकि हाइट जो है ना इसकी फिक्स नहीं होगी, इसमें डेटा आता रहेगा नीचे बढ़ता रहेगा वो, ठीक है। विद इसकी फिक्स हो सकती है कि भाई फुल विद इसको आपने दे दी जी, पूरे टेबल को। अभी फिलहाल के लिए इसकी विथ कम करके सेंटर का टैग दे दें, ठीक है। लेकिन बाकी जो चीजें होंगी वो सारी फिर सीएसएस से होंगी। हाँ, वो सारा जो है ना सीएसएस से हैंडल होगा, वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अलाइन से नहीं होगा, ठीक है। अलाइन का हो सकता है हो जाए, लेकिन कोड थोड़ा ओल्ड हो गया है, तो इस वजह से जो है ना वो सीएसएस से ही आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा, इसके बाद अब हमारे पास जो है वो ये आ गया है स्पैनिंग कॉलम, ठीक है। इसकी क्या, इसका क्या सीन है कि भाई अब जैसे कि आप देखना है कि भाई फोन नंबर जो है ना वो दोनों का सेम है। मेरे पास दो स्टूडेंट हैं टेबल के अंदर और दोनों का फोन नंबर जो है वो सेम है। तो इसको जो है ना मैं आपस में मर्ज कर सकता हूँ। ये जो दो सेल है ना मेरे पास, देखिए एक ऊपर वाला सेल है, ऊपर वाला बॉक्स अलग है और नीचे वाला जो बॉक्स है ये अलग है। अच्छा, अब मैं ये काम कर सकता हूं कि दोनों को मर्ज करके एक फोन नंबर को यहां से हटा देता हूं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रॉ स्पैन। क्या बोलते हैं, रॉ स्पैन। अच्छा, इसके अलावा एक होता है हमारे पास कॉल स्पैन, ठीक है। तो कॉल स्पैन का क्या सीन होता है कि भाई अब जैसा कि ईमेल वाला कॉलम और फोन के जो नीचे वाला कॉलम है इन दोनों को आपस में मर्ज करना हो तो हम कर सकते हैं। अच्छा, इस चीज को ना हम किसी और एग्जांपल से समझते हैं। मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक टेबल बनाता हूं दोबारा से, इस पे हमने दे दिया बॉर्डर टू और इस पे हमने दे दी विथ 100%, ठीक है। अच्छा जी, इस पे आ गया एक टीआर। अच्छा, अब हम क्या करते हैं अपनी क्लास की जो रूटीन है ना, चलिए डेली रूटीन पे कुछ कर लेते हैं कि भाई क्या कर रहे हैं हम आजकल, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक टीएच बनाया जिसमें, अच्छा जो खाली रहेगा ना अभी बताता हूँ कि भाई ये खाली क्यों था। उसके बाद एक और टीएच बनाया, इसमें आएंगी टाइमिंग्स कि भाई सुबह 9 से 9 AM टू 11 AM, ठीक है।
आगे दोबारा से, ठीक है भाई, 12 PM टू 2 PM, ठीक है भाई, एक और TH 2 PM टू 4 PM, ठीक है, तो काफी है इतने तीन। अच्छा चलाते हैं, तो ये जो है ऊपर हेडिंग बन जाएंगे, ठीक है, और एक कॉलम आप देखेंगे शुरू में वो एम्प्टी है, ठीक है, वो एम्प्टी क्यों रखा बताते हैं। अब मैं नीचे आके एक न्यू रॉ बना रहा हूं TR, और यहां पे मैं ऐड कर रहा हूं TH के अंदर मंडे, ठीक है भाई, ठीक है भाई, समझे। अब हमने क्यों एक कॉलम एम्प्टी रखा था, क्योंकि हमारी जो हेडिंग्स है ना वो दो तरफ चल रही है, वो लेफ्ट साइड पे भी चल रही है और टॉप पे भी चल रही है, और जो हमारी रूटीन आएगी वो उन दोनों के सामने आएगी कि भाई मंडे को 9 AM टू 11 AM जो है वो मैं क्या करता हूँ, क्या करते हो भाई, सोते हो, स्लीपिंग क्लास, वो तो ट्यूसडे को लेते हो ना, ठीक है, और फिर 12 से 2, 12 से 2 भी, चलो यही चीज चाहिए थी मुझे ना, इस पे हमारा काम हो सकेगा। अच्छा भाई 2 से 4, अब गड़बड़ होगी तो यहाँ पे ना हम ब्रेकफास्ट डाल देते हैं, सही है, अलग ही ब्रेकफास्ट चल रहा है हमारा, ठीक है, तो अब ये देखें। अच्छा अब इस टेबल को देख के क्या समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है कि बंदा जो है वो पीर वाले दिन 9 AM टू 11 AM सो रहा है, ठीक है। अच्छा इस पे जो है ना हम अब एक और रॉ बना रहे हैं इसी के नीचे TR, और यहाँ पे दोबारा से TH, और इसमें आ जाएगा ट्यूसडे, ठीक है। तो ट्यूसडे को 9 AM टू 11 AM क्या कर रहे हैं आप, क्लास ले रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या टाइमिंग है, 12 PM टू 2 PM क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, फिर से कारोबार कर रहे हैं भाई, चलो, और 2 PM टू 4 PM चलो लंच कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देख के सब कुछ जो है वो अच्छा समझ में आ रहा है, ठीक है, कारोबार को हटा के ना, या चलो रहने दो, बल्कि एक काम करते हैं, लंच की जगह यहाँ पे भी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ठीक है भाई, तो अब थोड़ा सही लग रहा है। तो टेबल देख के समझ में आ रहा है कि कब क्या हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का हमारे पास डेटा होता है ना अगर वेबसाइट में, तो उसको इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब इसमें जो चीजें है ना इसको और आसान बना सकते हैं हम, आसान कैसे बना सकते हैं, अब देखें, अगर आप मंडे वाले दिन 9 AM टू 11 AM 12 PM टू 2 PM दोनों टाइम हम सो रहे हैं, ठीक है, तो हम एक काम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि ये जो दो स्लीपिंग वाले कॉलम है इन दोनों को आपस में मर्ज कर दें, ठीक है। तो मर्ज कैसे होगा, देखें कि देखें एक ऊपर स्लीपिंग है, अच्छा एक ये स्लीपिंग है और ये बराबर में एक नीचे स्लीपिंग है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, नीचे वाले को रिमूव कर देंगे, ठीक है भाई, कितना रह गया, एक। अब जो एक रह गया ना उसको आप एक एट्रीब्यूट देंगे जिसका नाम है कॉल स्पैन, और इसमें आप दे देंगे 2, कि भाई ये दो कॉलम जितनी स्पेस लेगा, ठीक है भाई। तो अब मैं इसको आगे अगर चलाऊं तो ये देखें मर्ज हो गया, अच्छा सेंटर वाले नहीं आ रहा वो बात का काम है, लेकिन मर्ज हो गया पूरा, जो ये एक बॉक्स नजर आ रहा है मुझे, ठीक है। अच्छा अगर मैं ये नहीं देता तो देखिए हमारा जो पूरा टेबल था वो खराब हो जाता उसको हटाने से, ये देखिए ब्रेकफास्ट इसकी जगह पे आ गया, और आखिर में कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से मैंने इसको कॉल स्पेन 2 दिया ताकि ये आगे वाले की भी स्पेस कवर कर ले, ठीक है भाई, क्लियर है ये चीज। अच्छा अब आप देखें मंडे 2 PM टू 4 PM और ट्यूसडे 2 PM टू 4 PM दोनों में ब्रेकफास्ट है, ठीक है। तो हमारे पास एक कॉलम इसका भी एक्स्ट्रा है कि अगर मैं नीचे वाले को खत्म कर दूं और ऊपर वाले कॉलम को इसके साथ मर्ज कर दूं तो मेरा डेटा कम हो जाएगा और समझने वाले को भी आसानी होगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, जो एक ब्रेकफास्ट ऊपर वाली रॉ में और एक ब्रेकफास्ट
नीचे वाली रॉम है, तो जो नीचे वाली रॉम है वो मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, हमेशा नीचे वाला जो टैग होता है उसको खत्म किया जाता है। ठीक है, और ब्रेकफास्ट को आके मैं दूंगा रॉ स्पेन, कितना, 2, क्योंकि मुझे 2 कॉलम जितनी स्पेस लेनी है 2 रॉ की, मतलब 2 बॉक्स की। तो अब ये ब्रेकफास्ट जो है वो देखें ये मर्ज हो गया। ठीक है भाई, ऊपर स्लीपिंग मर्ज हो गया और यहाँ पे ब्रेकफास्ट मर्ज हो गया। अब समझ में आ रहा है, कोई भी देख के इसको बता सकता है कि भाई मंडे वाले दिन 2 PM टू 4 PM ब्रेकफास्ट है और ट्यूसडे वाले दिन भी 2 PM टू 4 PM ब्रेकफास्ट है। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आई। अच्छा, लॉन्ग टेबल्स में देखिए कुछ भी नहीं है, इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा अगर आप ये टैग यूज करेंगे, लेकिन कोड को मैनेज करने के लिए ये अच्छे हैं ना, जिसमें जैसे कि इसमें एक टी हेड है, कि अब ये जो हेडर वाली चीज है ना, ये मेरा हेडर है पूरा, तो अब मैं चाहूं तो मैं इसको टी हेड के टैग के अंदर रख दूं। ठीक है भाई, तो इससे जो है ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा टेबल पे, बस ये कि इसका एक कंटेनर बन जाएगा कि भाई इसका अलग ग्रुप बना दिया मैंने, ये मेरा हेडर है। ठीक है, इसी तरह टी हेड की तरह टी बॉडी, जिसमें टेबल की पूरी बॉडी आ जाएगी, और टी फूट में जो है वो फूटर आ जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है, मतलब कोड को अच्छा करने के लिए है कि भाई हमारा कोड जो है ना वो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, चीजें जो है ना वो सेपरेट सेपरेट हो जाएंगी, कि भाई हेडर सेपरेट हो गया और बॉडी सेपरेट हो गई और फूटर सेपरेट हो गया, तो ये इस वजह से है बस। क्या चीज? नहीं नहीं, तो टैग है ना बस। देखिए सीएसएस जो है ना वो किसी भी चीज को ना डिजाइन करने के लिए, और ये किस लिए, कंटेनर बनाने के लिए। समझे, एक आपने डब्बा बना दिया और डब्बे के अंदर सब डाल दिया। अब सीएसएस किस लिए, उस डब्बे पे पेंट करने के लिए, डब्बा बनाने के लिए सीएसएस नहीं है। ठीक है भाई। अच्छा, ये ओल्ड कोड है वैसे तो, लेकिन हमने इस्तेमाल भी किया अभी विथ। ठीक है, इसके अलावा स्पेसिंग और पेडिंग दोनों अच्छी चीजें, ओल्ड कोड है लेकिन हम इस्तेमाल अभी करके देख लेते हैं, वरना ये जो है वो सीएसएस से होता है। ठीक है भाई, एक हमारे पास एट्रीब्यूट है सेल पैडिंग। ठीक है, इसमें क्या होगा, हमारे पास ये जो सारे कॉलम्स हैं, देखिए हर कॉलम का एक बॉक्स है, ऐसा ही है। अच्छा, उस बॉक्स के अंदर की जो स्पेस है ना वो कहलाती है पैडिंग। तो अब मैंने देखिए पैडिंग यहाँ पे 10 दी, और मैं इसको जब चलाता हूं तो ये देखिए उसके अंदर की स्पेस बढ़ गई है। ठीक है, जो जो कॉलम का बॉक्स है ना उसके अंदर की स्पेस, ये कहलाती है पैडिंग। अच्छा, अब एक हमारे पास होती है स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग। अच्छा, ये क्या करती है कि एक कॉलम के बॉक्स से लेकर दूसरे कॉलम के बॉक्स के बीच में जो स्पेस है, ये वाली देखिए जहां मेरा कर्सर है, इसके बीच में स्पेस क्रिएट करती है स्पेसिंग, ये देखें। ठीक है भाई, तो इस तरीके से इतने ज्यादा देते तो नहीं है, थोड़ी थोड़ी देते हैं ताकि हमारी चीजें जो है ना वो थोड़ी अच्छी लगे। अच्छा, बॉर्डर हमने देखे देखा अभी, इसके अलावा बैकग्राउंड कलर देने के लिए भी इसका एक कोड है, वो क्या, बीजी कलर, मतलब बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो देखिए ये रेड इसी वजह से हो रहा है क्योंकि ये ओल्ड कोड हो गया है, तो अब जो भी चीजें इसकी वो हम जो है ना सीएसएस से करते हैं, तो इसको कलर दे देते हैं, कौन सा दें, पिंक। ठीक है भाई, तो ब्लू हो गया। ठीक है, तो ब्लू नजर नहीं आ रहा तो इसको हम कर दें, चलो पिंक। सही है भाई, पिंक नजर आ रहा है। ठीक है, तो अच्छा अब इसमें जो है ना काफी सारे कलर्स होते हैं हमारे पास, जो कि सीएसएस में हम पढ़ेंगे समझेंगे कलर को। तो अभी आप जो है ना अपना अंदाजे से कोई भी कलर जो आपको देना हो वो आप दे सकते हैं। ठीक है, सारे कलर सपोर्टेड है, बस कलर की जो है ना वो पाकिस्तानी नेम ना हो, बाकी सब सपोर्टेड है। ठीक है, पाकिस्तानी नेम भी होते हैं ना अलग कलर के। हाँ, उस वो इससे भी बन सकती है, वरना वो उससे बनती है लिस्ट से।
ऊपर जो हमारे पास मेन्यू आ रहा होता है ना वेबसाइट में, नेविगेशन बार उसको हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं नेविगेशन बार। तो नेविगेशन बार जो बनती है वो लिस्ट के थ्रू बनती है, ULLI के थ्रू, ठीक है, लेकिन सिर्फ HTML नहीं, CSS के थ्रू, HTML और CSS मिला के बनती है। ठीक है भाई, तो अब इसमें आप जो भी कलर ऐड करना चाहें तो आप कलर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब टेबल आपने देखा, तो इसके अलावा भाई टेबल के अंदर जो भी आपके पास डेटा है, अब जैसे मैं बोले यार हमारी क्लास है, इस क्लास के सारे स्टूडेंट्स का डेटा मुझे HTML के पेज पे दिखाना है, दिखा सकते हैं। किस फॉर्मेट में दिखाएंगे? टेबल का फॉर्मेट सबसे बेस्ट होगा। टेबल के अलावा अगर हम किसी और फॉर्मेट पे जाते हैं ना कि भाई सारे स्टूडेंट्स का डेटा शो करना है, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा? फिर हमें, अब फॉर एग्जांपल हम हेडिंग और पैराग्राफ यूज कर रहे हैं स्टूडेंट का डेटा दिखाने के लिए, तो किस तरह से दिखाएंगे? उसमें हर एक की हेडिंग लिखना पड़ेगी, हर एक के आगे नेम, फादर नेम, इस तरह लिखना पड़ेगा, ठीक है, जो कि हमारा डेटा भी बहुत ज्यादा हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा। अगर हम वो यही सारा डेटा टेबल में शो करवाएंगे तो हेडिंग एक बार लिखनी पड़ेगी टॉप पे, और लिस्ट सारा लाइन से सबका एक एक लाइन में डेटा हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह के कुछ डेटा हमारे पास होते हैं जिनके लिए टेबल जो है ना वो सबसे बेस्ट रहता है शो करवाने के लिए। ठीक है, इस तरह आपने देखा होगा कि भाई अगर हम कोई टिकट बुकिंग के लिए जाते हैं ऑनलाइन, ठीक है, एयरलाइन की या ट्रेन की या किसी भी चीज की, तो उसमें भी टेबल्स इस्तेमाल हुए होते हैं, जो प्राइसिंग आ रही होती है ना उनकी, कि भाई इस डेट की, इस टाइम की फ्लाइट जो है वो इतने बजे की है और इतने पैसों की है, ठीक है, तो उसमें जो सारा जो डेटा आपको शो हो रहा होता है वो टेबल फॉर्म में होता है। ठीक है भाई, किसी भी एयरलाइन की वेबसाइट आप देखें, फॉर एग्जांपल अगर मैं सर्च करूं, किसकी? PIA की, शायद टेबल ना हो, देख लेते हैं, होना तो चाहिए। ट्रेवल का? अच्छा, ग्रेट। ठीक है, तो हमें जाना है कराची से फैसलाबाद। ठीक है, फ्लाइट अवेलेबल नहीं होगी मेरे ख्याल से, लाहौर सही है। ठीक है, और हमें जाना है कब? कल। ठीक है, वापसी आना है, आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं इस पे बुक पे गया ना, तो अब मुझे जो है ना ये प्राइसिंग लिस्ट शो करेगा, जो कि टेबल में नहीं है, मुझे पता था, ये किसी और फॉर्मेट में है। ठीक है, लेकिन अगर आप एमिरेट्स की बात करें ना, कितने की हो गई? 1 लाख रुपए की? जबरदस्त यार, बड़ी सस्ती नहीं है। और ठीक है भाई, तो यहाँ पे बुकिंग करते हैं हम, कराची टू लाहौर, सही है? जाएगी या नहीं जाएगी? चलो तो वही कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो हमें जाना है, कैलेंडर के ना अलग विजिट्स होते हैं। ठीक है, अभी बताता हूँ मैं आपको ना, फॉर्म के चैप्टर में एक आपको मिलेगा भी, डेट का कैलेंडर, जिसमें पूरा कैलेंडर जो है ना वो HTML आपको खुद बना के दे देता है, आपको बनाना नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक मुश्किल काम है। इसमें आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाए, पता नहीं कितने टाइम का इसमें डेटा ऑलरेडी आपको मिलेगा। तो ये एक पूरा एक लॉजिक के ऊपर बना हुआ है कि इसमें भाई साल में किस किस महीने में 30 डेट्स हैं, किस में 31 है, किसी में 28, फिर 29 भी आती है। ठीक है, तो इस तरह से उसको मैनेज करके पूरा HTML ने बना के रखा हुआ है, और फिर हम जो है ना उसी को यूज करते रहते हैं। खैर, जो भी कुछ आपको नजर आ रहा है ना किसी भी वेबसाइट में, तो अब ये HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये 3 चीज आप पढ़ेंगे किसी भी वेबसाइट पे, जो भी चीज आपको नजर आए वो सब कुछ आप बना सकते हैं। हाँ, फ्रंट एंड भी, और जावास्क्रिप्ट के बाद जो हम थोड़ा बहुत डेटाबेस भी पढ़ लेंगे।
ठीक है, आप देखें ये जो नजर आ रहा है ना आपको, तो ये टेबल फॉर्मेट में है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हम ना चेक भी कर सकते हैं किसी वेबसाइट के कोड को कि भाई उन्होंने ये जो पूरा एरिया है ये किस पे बनाया हुआ है, सेक्शन ना। कैसे चेक कर सकते हैं? राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट में जाते हैं। ठीक है, कोड कॉपी भी कर सकते हैं लेकिन होगा नहीं उसके लिए, मतलब जितना टाइम आप कॉपी करने में लगाएंगे ना उससे कम टाइम में खुद बना लेंगे। मतलब HTML CSS सीख कर, अभी नहीं। तो देखिए ये सारा इसका HTML का कोड जो है ना आपको नजर आ रहा है। तो अगर हम देखें ना कि ये सब इसने जो है वो या तो खुद कस्टम बनाया होगा या फिर टेबल यूज किए होंगे। ठीक है, तो ये जो है ना इनका टेबल यहाँ पे कोई भी नहीं नजर आ रहा, तो इसका मतलब ये भी इन्होंने जो है वो कस्टम बनाया हुआ है। वरना आप देखें कि भाई मैंने पता नहीं शायद सऊदीया की या ऐसी कुछ देखी थी, उसमें क्या था कि आपको दोनों फ्लाइट्स के टाइम ना एक साथ दिखाए जा रहे हैं कंपेयर करके, तो वो पूरा टेबल फॉर्मेट में एक बना हुआ था। तो मतलब इस तरह का जो भी डेटा होता है वो टेबल में, मतलब उसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा टेबल का सबसे बड़ा काम कहाँ पे होता है? टेबल का यूज सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? ईमेल टेम्पलेट्स के अंदर। ठीक है, ईमेल टेम्पलेट्स के बारे में पता है? ईमेल यूज करते हैं सब। ठीक है, तो आपको ईमेल्स आती होंगी, फॉर एग्जांपल दराज की ईमेल आ गई कि भाई सेल लग गई है। ठीक है, या फिर आपको जो है वो किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ईमेल आ गई या कहीं से भी आ गई। ठीक है, मैं अभी ईमेल खोलता हूँ अपनी, शायद कोई हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ईमेल के अंदर आप देखते हैं खोल के, वैसे तो अगर हम नॉर्मल ईमेल की बात करें तो हम एक मैसेज भेजते हैं, उसके अंदर कोई दूसरा उसको रीड कर लेता है। लेकिन जब हमें इनकी ईमेल आ रही होती है दराज की और इन सब की, तो उसमें ऐसा लगता है कि पूरी वेबसाइट ही भेज दी इन्होंने ईमेल के अंदर। ठीक है भाई, कभी ओपन किया आपने ईमेल? हाँ, तो वो जो पूरी ईमेल बनी हुई होती है ना वो टेबल फॉर्मेट में होती है HTML के। चार्जर चाहिए होगा लैपटॉप का। ठीक है, ये प्रमोशन वाला जो टैब है ना आपका ईमेल के अंदर, तो यहाँ पे अगर आप देखें ये अली एक्सप्रेस और यहाँ पे दराज की कोई दिखाऊं, जैसे ये दराज पाकिस्तान ना, उम्मीद है इस पे कोई अच्छी चीज ही होगी। हाँ देखिए, फिटनेस की चीजें है ना, अच्छी चीज। ठीक है भाई, तो दराज का आप देखें ईमेल के अंदर ऐसा लग रहा है कि पूरी वेबसाइट ही इन्होंने बना के हमें भेज दी हो। ठीक है, तो ये देखें पूरे, तो ये जो सब आपको नजर आ रहा है ना ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ इमेजेस है। क्या है? इमेजेस है और इनको टेबल के अंदर सेट किया गया है। ठीक है, अब देखिए इसको अगर मैं इंस्पेक्ट करूं ना, ठीक है ये देखें आप, तो यहाँ पे देखिए टी बॉडी नजर आ रहा होगा आपको। थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं।
समझ नहीं आ रहा था क्या? चलो ये देखो टेबल शुरू हो रहा है। टेबल के अंदर टी बॉडी, टी आर का मतलब एक टेबल रॉ, टेबल रॉ के अंदर एक टीडी, अच्छा उस टीडी के अंदर दोबारा एक टेबल, ऐसा भी हो सकता है। मतलब टेबल के एक कॉलम में एक और नया टेबल भी आ सकता है, नेस्टेड टेबल, जिसका नेस्टेड लिस्ट था ना एलआई के अंदर, एक दोबारा से न्यू लिस्ट। तो अब आप देखिए मतलब जितनी भी चीजें ना यहाँ पे ये सारी टेबल के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। तो इसकी क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे एक टीआर है, ये रहा, ये क्लोज हो रहा, और इस टीआर के अंदर एक ही टीडी है, और इस टीडी को इन्होंने थोड़ी सी स्टाइलिंग दी हुई है जिससे उसने पूरी रॉ कवर की हुई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक रॉ में अगर मेरे पास 4 कॉलम है ना, तो ऊपर वाले टीडी को मैं कॉल स्पेन 4 दे दूंगा, तो वो क्या करेगा, चारों कॉलम की स्पेस ले लेगा। अब देखिए नीचे ये 3 आ रहे हैं, 1 2 3, ये तीनों जो है वो टेबल डेटा है, टीडी है, और ऊपर जो है ना ये एक ही टीडी पूरी रॉ में आ रहा है। कैसे? ऊपर वाला जो टीडी होगा उसको मैं कॉल स्पेन 3 दे दूंगा, ठीक है। अच्छा जितने भी ये ईमेल टेम्पलेट्स है ना वो सारे टेबल के ऊपर बनते हैं। अच्छा इसका फायदा ये होता है कि फिर ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी होते हैं, कि अभी देखिए मैंने वेब पे खुला, आपको बड़ा अच्छा नजर आ रहा है, अगर आप इसको अपने मोबाइल में खोलेंगे ईमेल को, वहां भी बड़ी अच्छी नजर आएगी। तो इस वजह से ये ईमेल टेम्पलेट जो है ना ये टेबल को यूज करके बनाए जाते हैं, क्योंकि ये हर डिवाइस में सपोर्टेड है, ठीक है। तो उस तरह और इसमें लिंक्स ऐड किए हैं इन्होंने, आपने देखा होगा एंकर का टैग भी नजर आ रहा था इसमें ना। ये देखिए जैसे ही मैंने इस पे इंस्पेक्ट में गया मैं, और इसमें मैंने इमेज के ऊपर लाके क्लिक किया, तो देखिए इमेज के ऊपर जो है ना वो एक एंकर टैग लगा हुआ ये रहा, ठीक है। और इसमें एक यूआरएल ऐड हुआ हुआ था, तो जब भी मैं इस इमेज पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे सीधा वेबसाइट पे ले जाएगा दराज की, ठीक है। तो इस तरह जितने भी आप प्रमोशन के अंदर ईमेल टेम्पलेट्स देखेंगे इस पे बनते हैं। अच्छा अब आप देखें, अगर आप बात करें क्या, तो क्या एचटीएमएल पढ़ के भी बंदे को जॉब लग जाती है? लग जाती है, लेकिन भाई कंपटीशन इतना है कि हर किसी को एचटीएमएल आती है, ठीक है। तो आप जॉब ढूंढेंगे, नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो ये वो बंदे होते हैं जो काफी टाइम से, मतलब हो सकता है दराज में जिसने ये बनाया हो 10 साल से बैठा हुआ हो, बनाया एचटीएमएल पे धड़ धड़ काम कर रहा हो, ठीक है, ऐसे भी होता है। तो इस वजह से हम जो कोर्स के एंड तक जो टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं उसका कंपटीशन बहुत कम है, और जब आप पढ़ लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, तो आपके लिए जॉब्स जो है ना वो काफी सारी अवेलेबल होंगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो इसमें ये सीन होता है। बाकी आप चाहें तो अगर आपको कोई काम मिले ऐसा तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्योर एचटीएमएल नहीं है, प्योर एचटीएमएल पे इतना अच्छा नहीं बनेगा, इतना अच्छा नहीं बनेगा, बन जाएगा, इतना अच्छा नहीं बनेगा। तो इतने अच्छे बनाने के लिए ना आपको थोड़ी सी सीएसएस की भी जरूरत है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 7 जो कि इस बुक का ना सबसे बड़ा चैप्टर है, ठीक है, जो कि फॉर्म से, क्या हो गया भाई, खैरियत है? पानी वानी दो यार। नहीं नहीं हंस क्यों रहा है यार, तो किसी की तबीयत खराब हो रही है आपका? कौन है? सही है तबीयत? पानी पीना है तो पी के आ जाओ। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 7 फॉर्म्स, हाउ टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम विजिटर्स, ठीक है भाई। तो ये इसका टारगेट है ना, कि भाई जो आपकी वेबसाइट पे विजिटर्स आते हैं उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ठीक है। अब जैसे कि हमने जो ईमेल लिंक पढ़ा, तो मैंने आपको बताया कि भाई ईमेल लिंक जो है वो अब इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, अब फॉर्म्स यूज होते हैं, कि भाई जिस किसी को भी कांटेक्ट करना है वो वेबसाइट पे आए, फॉर्म फिल करे, जिसपे अपना नाम, मैसेज, अपनी ईमेल टाइप करे, सबमिट करे, तो उसका मैसेज सबमिट हो जाता है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं ये हैंडल करते हैं हम फॉर्म्स के थ्रू, ठीक है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्म हमारे पास हैं एचटीएमएल के अंदर, ठीक है, अलग अलग डेटा लेने के लिए, और काफी जो है वो HTML5 के भी इसमें मौजूद है नए, ठीक है भाई। तो फॉर्म की एग्जांपल
आपको ये देंगे गूगल से कि भाई अगर हम google.com पे जाते हैं ना तो वो स्टार्ट ही फॉर्म से होता है। ठीक है, तो गूगल के पूरे पेज में अगर बात करें आप, इस पेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है एक फॉर्म। फॉर्म क्या है, जो इनपुट जहां पे आप अपनी जो चीजें हैं वो सर्च कर रहे हैं। ठीक है भाई, फॉर्म कंट्रोल्स की टाइप क्या है, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप है, डिफरेंट टाइप के फॉर्म से। लाइक हमारे पास टेक्स्ट इनपुट है। टेक्स्ट इनपुट में हम क्या क्या इंफॉर्मेशन यूजर की ले सकते हैं, लाइक यूजर का नेम, फादर नेम। ठीक है भाई, इसके अलावा कोई क्वेश्चन कर सकते हैं उससे हम। ठीक है, कोई भी हमें पूछना उससे। ठीक है, मतलब कोई भी टेक्स्ट डेटा है ना जो टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो वो हम टेक्स्ट इनपुट के फॉर्म में ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास होता है पासवर्ड इनपुट। पासवर्ड इनपुट में हम यूजर से उसका पासवर्ड या कोई भी ऐसा डेटा जिसको सिक्योर रखना है वो हम लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास है टेक्स्ट एरिया। इसमें क्या होता है, ये मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए होता है कि भाई अगर कोई लॉन्ग मैसेज लिखना चाह रहा हो या कोई ईमेल लिखना चाह रहा हो, ठीक है, या कमेंट लिखना है बहुत बड़ा उसको, तो इसके लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट एरिया। अच्छा, उसके बाद मेकिंग चॉइसेस में हमारे पास है रेडियो बटन्स। रेडियो बटन्स में होता ये कि हमें पता है दो तीन स्पेसिफिक वैल्यूज है, वही हमें यूजर से बस सेलेक्ट करवानी है ताकि यूजर को जो है ना वो टाइप करना ना पड़े। जैसे कि यूजर का जेंडर मालूम करना है, ठीक है, तो हम उसको जो है ना रेडियो बटन में चॉइसेस दे सकते हैं कि भाई मेल फीमेल आप इसमें से सेलेक्ट कर लो। ठीक है भाई, इसी तरीके से चेक बॉक्सेस में अगर हमें उसको मल्टी सेलेक्ट का ऑप्शन देना हो, ठीक है, अब जैसे कि यार मैं उसको बोलूं यार कि आप इस कोर्स में क्या क्या पढ़ना चाह रहे हैं, तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट सब ऑप्शन दिए, उसने सब पे चेक लगा दिए या फिर सिर्फ जावास्क्रिप्ट पे लगा दिया। ठीक है, तो चेक बॉक्सेस जो है वो इस वजह से इस्तेमाल होते हैं। थर्ड पे आप देख रहे हैं हमारे पास है ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन जो है ना वो बिल्कुल सेम है रेडियो बटन के जैसा। ठीक है, जैसे रेडियो बटन में आप कोई एक वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो ड्रॉप डाउन में भी आप कोई एक वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, अब ड्रॉप डाउन और इसमें मेन डिफरेंस क्या है कि भाई रेडियो बटन में अगर आपके पास 2 3 4 5 वैल्यूज हो तो आप रेडियो बटन में उसको दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास 100 वैल्यू हो, 100 वैल्यूज हो या 200 हो या ज्यादा हो, तो अगर आप उसको रेडियो बटन में देंगे तो आपके पूरे वेब पेज पे सारे ये रेडियो बटन ही नजर आ रहे होंगे। ठीक है, तो उसको एक मतलब कंटेनर में डालने के लिए, रैप करने के लिए हम यूज करते हैं ड्रॉप डाउन, कि भाई जब यूजर इस पे क्लिक करेगा तो ही उसको सारे वैल्यूज नजर आएंगे, इसके अलावा नजर नहीं आएंगे। और सेलेक्ट वो इसमें एक कर सकता है, अच्छा मल्टीपल भी कर सकता है, मल्टीपल भी कर सकता है और एक भी कर सकता है, दोनों इसमें अलाउड है। अच्छा, इसके अलावा सबमिटिंग फॉर्म्स में हमारे पास बटन्स होते हैं। ठीक है, जो एक बटन हम बना लेते हैं फॉर्म पे कि भाई यूजर ने फॉर्म फिल किया और नीचे एक बटन है सबमिट, वो प्रेस किया तो उसका फॉर्म जो है वो सबमिट हो गया। इसके अलावा इमेज बटन्स होते हैं कि भाई कोई भी पिक्चर हम डाउनलोड करें, इमेज डाउनलोड करें और उसको एज अ बटन अपने कोड में यूज कर लें। ठीक है, और इसके अलावा अपलोडिंग फाइल्स, कि आपने देखा होगा भाई प्रोफाइल चेंज करते हैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की, तो उसमें एक ऑप्शन होता है कि अपलोड फाइल कर लो आप, मतलब अपनी गैलरी से सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो HTML हमें ये इनपुट देता है जिसमें आप अपनी फाइल को अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जितने भी फॉर्म्स हैं, जब तक हम HTML पढ़ रहे हैं और CSS पढ़ रहे हैं, तो ये सारे फॉर्म जो है ना सिर्फ और सिर्फ स्टाइल के लिए। इसमें जो वैल्यू आप लिख रहे हैं, जो वैल्यू आप सेलेक्ट कर रहे हैं या जो फाइल आप ऐड कर रहे हैं, वो कहीं नहीं जानी। ठीक है, मतलब ना वो फाइल अपलोड होनी है, ना वो टेक्स्ट कहीं पे सेव होना है, बस जैसा है आपके सामने है और आपको बस नजर आएगा, इसके अलावा वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर आपने सेव करवाना है, फाइल को अपलोड करवाना है, तो वो सारा काम होगा जावास्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद। ठीक है, तो फॉर्म में देखिए काफी सारी चीजें हैं।
ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए इन्होंने एक फॉर्म बनाया हुआ है वोटिंग के लिए ना, वोट फॉर योर फेवरेट जैज म्यूजिशियन ऑफ ऑल टाइम, कि भाई कौन सा इसका फेवरेट है। ठीक है, तो ये यूजर नेम अपना लिखेगा, मतलब अपना नाम, और सेलेक्ट कर लेगा उस बंदे का नाम जिसको ये वोट करना चाह रहा है। ठीक है, और सबमिट कर देगा। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्म का काम है। फॉर्म क्या करेगा, इसकी ये इंफॉर्मेशन यहां से कलेक्ट करके सर्वर पे ले जाएगा और सेव कर देगा। सर्वर क्या है, सेव कैसे होता है, ये सारा काम जावास्क्रिप्ट के बाद। हाँ, ये रेडियो बटन यूज हुआ है क्योंकि एक ही बंदे को वोट देना है ना, जानली कोई होगी। ठीक है, अगर जानली का सीन होता तो फिर यहाँ पे चेक बॉक्स डाल देते, भाई एक साथ दो तीन को दे दो। ठीक है, लेकिन फिर भी मल्टीपल वोट एक बंदे को नहीं जाते, अलग अलग लोगों को जाते हैं। ठीक है भाई, तो इसमें ये एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, जिस तरह हर HTML के टैग में एट्रीब्यूट होते हैं, तो इसमें भी थे। यूजर नेम जो है वो इसका एक एट्रीब्यूट का नेम है। ठीक है, और इसमें जो भी इसने वैल्यू लिखी वो उसकी वैल्यू है। जिस तरह हमारे पास हर HTML के एलिमेंट का एक स्ट्रक्चर है, जैसे कि लिस्ट के लिए UL OL, टेबल के लिए टेबल का ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग, तो फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। ठीक है, ये दोनों होंगे, और जितना भी काम करेंगे वो सारा हम इस फॉर्म के अंदर करेंगे। तो इस फॉर्म के टैग में आपको दो एट्रीब्यूट नजर आ रहे हैं, कौन कौन से, और एक्शन और मेथड। अच्छा, एक्शन क्या करता है कि भाई जो सर्वर हमने बनाया है, जो आगे जाके हम बनाएंगे, ठीक है इंशाल्लाह, तो उसका एड्रेस देना है यहाँ पे कि भाई यूजर जो भी कुछ इस फॉर्म में लिखे, इंटर करे, वो जाके सारी डिटेल इस एड्रेस पे सेव हो जाए। मतलब हमने इस एड्रेस को दे दिया, और फिर ये एड्रेस उस इंफॉर्मेशन को जहां भी चाहे वहां पे वो सेव करवा दे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेथड। मेथड क्या होता है कि भाई कोई भी इंफॉर्मेशन या तो सेव करवाई जाती है, ठीक है, या फिर मंगवाई जाती है। अब जैसे गूगल पे हम दोनों काम कर रहे हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूं कि भाई पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान मैंने इसको दिया, यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन ना सेव नहीं करवाई जा रही, यहाँ पे इंफॉर्मेशन मंगवाई जा रही है। ठीक है, अब ये जो मैंने पाकिस्तान लिखा है ना, ये कहीं सेव नहीं हुआ, मैंने इंटर किया, बल्कि इसके ब्याह पे मुझे ये सारा डेटा मिल गया। तो इस मेथड को हम बोलते हैं गेट का मेथड है। इस फॉर्म पे कौन सा मेथड लगा हुआ है, गेट का मेथड। ठीक है। अच्छा, एक फॉर्म आपने देखा होगा कि भाई आप अपना नाम लिखते हैं, मैसेज लिखते हैं, सबमिट दबाते हैं, फॉर्म सबमिट, तो वो जो मेथड होता है वो होता है पोस्ट का मेथड। कौन सा मेथड, पोस्ट का मेथड। ठीक है, तो गेट और पोस्ट समझ में आ गया। दोबारा बता दें। अच्छा जी, गेट, तो गेट का काम ये है कि भाई डेटाबेस से, अच्छा डेटाबेस ये समझे आपका क्या है कि भाई जहां पे आपका सारा जो डेटा है ना, यूजर की जो इंफॉर्मेशन है वो सेव होती है। तो गेट का मेथड करता ये है कि भाई रिक्वेस्ट करता है उसको कि भाई डेटा ला के दो मुझे, मतलब डेटा चाहिए। अब जैसे कि गूगल गूगल पे एक फॉर्म है, इनपुट है, आपको नजर आ रहा है सेंटर में, मैं यहाँ पे जैसे ही पाकिस्तान लिख रहा हूं तो ये मुझे डेटा ला के दे रहा है। मेरा डेटा सेव नहीं करवा रहा, बल्कि मेरा डेटा, मैंने जो डेटा डिमांड किया वो लेके आ रहा है। अच्छा, एक अब पोस्ट है। पोस्ट क्या करता है, डेटा को सेव करवाता है डेटाबेस में। अब जैसे कि मैं ईमेल सेंड करूं, एक मैंने ईमेल लिखी, सेंड दबाया, वो ईमेल चली गई, डेटा लेके नहीं आया मेरे पास कोई। अब मेरा मैसेज कब आएगा, जब वो अगला बंदा मुझे रिप्लाई कर देगा। ठीक है, तो ये जो मेथड है ये कहलाएगा पोस्ट का मेथड। ठीक है, तो खैर ये दोनों ही अभी आपके किसी काम के नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों काम आएंगे जावास्क्रिप्ट के बाद। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको बता दिए ताकि आपके टेस्ट वगैरह में अगर आए तो आपको बताओ।
अच्छा जी, तो अब हमारे पास एक एलिमेंट है इनपुट, जो कि टेक्स्ट इनपुट के नहीं। ऊपर देखा था आपने फॉर्म की सबसे पहली टाइप कौन सी थी? टेक्स्ट इनपुट। जो ऊपर थे सारी टाइप्स थी ना जो हमने देखी, तो उसमें सबसे पहली जो टाइप थी वो थी टेक्स्ट इनपुट। तो टेक्स्ट इनपुट कैसे बनाया जाता है, उसके लिए इनपुट का एलिमेंट यूज होता है, ठीक है। तो इनपुट बनाने के लिए भाई सबसे पहले हम बनाएंगे फॉर्म, ठीक है भाई। एक्शन लगाए नहीं लगाए कोई मसले वाली बात नहीं, फॉर्म बन गया। अच्छा, फॉर्म के अंदर हम बनाते हैं अब एक इनपुट। इनपुट के पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नेम है टाइप, और इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू ना तकरीबन 10 से 12 अलग अलग है वैल्यूज, ठीक है। कितनी? 10 से 12, जो कि अभी हम देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। इनपुट सेम रहेगा, टाइप का एट्रीब्यूट जो कि टाइप उसका नेम है वो सेम रहेगा, बस इसकी जो वैल्यूज है टेक्स्ट वो चेंज होती रहेंगी, ठीक है। टेक्स्ट जो है ना वो सिंपल एक इनपुट है जो कि किसी भी टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि आपका नेम, फादर नेम, CNIC हो सकता है, या कुछ भी ऐसी वैल्यू जिसमें सिर्फ टेक्स्ट हो, तो उसके लिए जो है ये इस्तेमाल होता है। देखिए अब मैं इसको देखता हूँ चला के, तो देखें ये मेरे पास एक इनपुट आ गया। इसमें आऊंगा मैं, यहाँ पे जो भी कुछ लिखना चाहूँ मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो ये एक इनपुट है। अच्छा, इसके अलावा टाइप के अलावा इनपुट के पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नेम है नेम, मतलब इसका नाम ही नेम है। इससे फायदा क्या होता है कि अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इनपुट था, मेरे पास एक इनपुट था जैसे कि ये, मैंने इसमें गौस अहमद लिखा और मैंने सेंड कर दिया, और ये चला गया डेटाबेस में। अब डेटाबेस को या सर्वर को आप समझें कि भाई पता कैसे चलेगा कि ये गौस अहमद जो है वो क्या है, समझ रहे हैं बात को, कि भाई ये नेम है, फादर नेम है, ईमेल है, फोन नंबर है, क्या है, कैसे पता चलेगा? कि वो तो सर्वर है। चलो कोई इंसान होता तो फिर तो समझ सकता था कि भाई ये एक नेम है, या फिर आप AI लगाए हम इतने से काम के लिए कि भाई इसको समझो ये है क्या, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हर इनपुट के साथ एक एट्रीब्यूट बनाते हैं जिसका नाम क्या है, नेम, और उसमें एक वैल्यू सेट करके बता देते हैं कि भाई ये यूजर का फुल नेम है, ठीक है भाई, फुल नेम। इससे पता चल गया कि भाई इसमें जो भी वैल्यू आएगी यूजर का नाम होगा, फुल नेम होगा, ठीक है भाई, या फर्स्ट नेम होगा, या लास्ट नेम होगा, या फादर नेम होगा, ठीक है। जो कुछ भी आपने भेजना है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, या फिर मैसेज होगा भाई, हमने बोल दिया भाई इसमें जो भी आके यूजर लिखेगा वो एक मैसेज होगा, ठीक है। तो सर्वर को पता चल जाएगा कि भाई मेरे पास ये जो वैल्यू आ रही है ये एक मैसेज है, ठीक है। अच्छा, इनपुट साइज और मैक्स लेंथ। साइज जो है ना ये विड्थ की तरह काम करता है, जैसे विड्थ थी ना इमेज के ऊपर, टेबल के ऊपर। अब जैसे मैं इसको 300 कर दूं, तो ये देखें इनपुट की जो विड्थ है वो बढ़ गई है, बहुत ही बढ़ गई है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 50 कर दूं तो ये इतनी, ठीक है भाई। और इसके अलावा हमारे पास एक और यहाँ पे एट्रीब्यूट होता है जिसका नेम है मैक्स। मैक्स लेंथ का सीन ये है कि भाई आप लेंथ बता दें कि कितनी आपको चाहिए। अब जैसे कि हम यहाँ एक कोई वेबसाइट बनाई, अब जैसे फॉर्म पे आपने एडमिशन लिया, forms.silaniwelfare.com पे, उसमें आपका नाम पूछा गया है, नाम पूछने के बाद आपका कार्ड प्रिंट होता है, सही। अच्छा, अब किसी का नेम अगर बहुत बड़ा होता, जो होता है ना पाकिस्तानी नेम माशाल्लाह से, ठीक है भाई, तो अब वो कार्ड के ऊपर, कार्ड हमारा छोटा सा है, कार्ड के ऊपर वो आए ना, ठीक है भाई।
फॉर एग्जाम्पल कि भाई हम पता नहीं क्या क्या कुछ लगा देते हैं एंड तक ना नेम के। तो अब इस चीज को कैसे कंट्रोल किया जाए? तो इस चीज को कंट्रोल किया जाता है कि हम उसको जो है ना मैक्स लेंथ लगा देते हैं कि भाई इतनी लेंथ होनी चाहिए आपके नाम की, इससे ज्यादा ना हो। ठीक है, आपका नाम जो भी है खैर है, हमें बस बिल्कुल शॉर्ट बताओ आप। ठीक है भाई, तो इसमें फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया भाई इसकी लेंथ होनी चाहिए 10। अब आप देखें होगा ये कि जैसे ही मैं इसमें अपना नाम लिखूंगा तो ये देखें मुझे डी लिखने नहीं दे रहा। क्यों नहीं लिखने दे रहा डी? क्योंकि 10 लेंथ इसकी पूरी हो गई। तो अब मैं अगर इसको 11 कर दूं तो मेरा नेम पूरा आ जाएगा। तो लेकिन सिर्फ मेरा नहीं, एक सर्वे के हिसाब से आप देखें कि कोई भी ज्यादा मतलब नॉर्मल एक नेम हो उसमें कितने उसकी कितनी लेंथ होती है। तो मेरे ख्याल से जो है वो इसमें 20 तक रख दी जाए, काफी हो जाएगा। ठीक है कि भाई जिसका भी नेम है वो 20 के अंदर वो रखे लेंथ। ठीक है, तो बढ़ाइए ना लेंथ। सो रहा हो क्या? ठीक है भाई, तो अच्छा अच्छा सही। जी भाई, पर्सन डाल सकते हैं। अब शायद यहाँ चले नहीं क्योंकि इनपुट का अलग ही सीन होता है, देख लेते हैं चला के। चल रहा है भाई, ठीक है। अब देखिए परसेंट का सीन ये होता है कि भाई आप वो ना डिवाइस के हिसाब से देख रहा है। अब देखिए इनपुट का साइज जो है ना ये विद नहीं है, ये साइज है, तो इस वजह से ये परसेंट अलग ही ले रहा है। अगर यहाँ पे विद होती ना इनपुट की, विद ये ले तो रहा है लेकिन चलाएगा नहीं। ठीक है, तो विद में हम परसेंट की बात कर सकते हैं, लेकिन साइज इनपुट का ना ये अलग ही चल रहा है। ये मेरे ख्याल से वर्ड काउंट कर रहा है या कुछ इस तरह से कुछ कर रहा है कि भाई इसमें 100 वर्ड आ जाए या इसमें। अब जैसे मैं इसमें 2 कर दूं ना तो 1 2 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये पिक्सेल्स में कुछ चल रहा है। ठीक है, और मैक्स लेंथ हमें पता चल गया कि भाई इनपुट की ज्यादा से ज्यादा लेंथ हमें कितनी रखनी है। अच्छा, पासवर्ड इनपुट में कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जो है वो टाइप चेंज होगी। क्या चेंज होगी? अभी टेक्स्ट है, इसकी टाइप हो जाएगी पासवर्ड। तो जब हम यहाँ पे आके कुछ लिखेंगे, इसको हटा देते हैं भाई दोनों को। जब हम अपने इनपुट में आकर अब कुछ लिखेंगे तो जो भी इसमें टाइप करेंगे वो बुलेट्स में आएगा, पासवर्ड सिक्योर होके आ जाएगा। ठीक है, साइज और विद, विद देखिए अलग चीज होती है, और इनपुट की विद नहीं है कुछ भी ना, विद इमेज की थी, टेबल की थी। ठीक है, इनपुट के ऊपर भी साइज जो है ना वो सिर्फ अभी आपको बता दिया, लेकिन कभी हम यूज नहीं करेंगे इसको आगे। हम इसको सीएसएस से ही इसकी विद हाइट वगैरह सब कंट्रोल करेंगे। पासवर्ड शो पासवर्ड का सीन जो होता है ना वो जावास्क्रिप्ट से होता है। देखिए कोई भी इंटरेक्टिविटी की बात आए ना कि भाई आप क्लिक करें कोई काम हो जाए, तो वो सारा काम होगा जावास्क्रिप्ट से। कोई भी स्टाइलिंग की बात है कि भाई कोई कलर हो जाए, कोई मतलब विड्थ बड़ी हो जाए, हाइट बड़ी हो जाए, तो ये सारा काम सीएसएस। और अगर इंटरेक्टिविटी की बात आए कि भाई लाइक कर दें, कमेंट कर दें, मैसेज कर दें, कोई किसी चीज पे क्लिक करने पर कोई स्लाइड चल जाए, कोई मैसेज शो हो जाए, तो ये सारा काम जावास्क्रिप्ट। ठीक है भाई, लेकिन कुछ ब्राउजर ऐसे होते हैं जो डिफॉल्ट पे ही ऑप्शन खुद डाल देते हैं। जैसे कि मेरे ख्याल से ये जो माइक्रोसॉफ्ट एज है ये शायद ऐड कर दे, वो आई वाला आइकन जो है ना वो खुद ऐड कर दे शायद। ये देखें, ठीक है, लेकिन क्रोम ने नहीं किया, इसने किया हुआ है। कहाँ गया भाई? आ रहा था ना? अच्छा आ रहा है भाई, ठीक है भाई। तो ये देखिए ये खुद आता है, ये ब्राउजर ने डाला हुआ है। ठीक है, आप देखें ना क्रोम, और ये क्रोम अलग ब्राउजर है और ये माइक्रोसॉफ्ट एज अलग ब्राउजर है। तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपने बनाई है क्रोम पे वो अलग नजर आ रही है, और माइक्रोसॉफ्ट एज पे अलग नजर आ रही है, क्योंकि वो ब्राउजर डिफरेंट है ना, उसने अलग तरीके से काम किया हुआ है। क्रोम ही सब यूज कर, दुनिया में सबसे ज्यादा कौन कौन सा ब्राउजर यूज हो रहा है सर्च करें, या खुद आप खुद को भी आपको पता है मैं कौन सा यूज करता हूँ, मैं क्रोम यूज करता हूँ।
नहीं नहीं नहीं, देखिए कोड अलग नहीं होगा, सब सेम होगा, बस थोड़ा बहुत यूआई में फर्क होगा। अब जैसे देखिए इसमें आई आ रही है ना बनी की शो पासवर्ड की, वो भी देखिए कभी आ रही है कभी नहीं आ रही। देखिए अब नहीं आ रही, शुरू से आ रही है। हाँ ये क्या सीन है, तो आगे जाके क्यों नहीं आ रही? लेंथ बढ़ गई, तो ये तो गलत बात है ना। जैसे हमने क्रोम पे बनाया, क्रोम पे शो कर रहा था, हमने बोला सही है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई मतलब एज पे खोल लिया तो उसका पासवर्ड शो हो रहा है। पासवर्ड शो तो आई है ना, अच्छी बात है, उसको एक फीचर मिल गया। नहीं हम चाहते नहीं देखें, बस डायरेक्ट टाइप करें। नहीं देखे तो फिर इसका कुछ ना कुछ हल होता होगा कि उसको यहाँ से भी उड़ा दो, कि वो यहाँ पे भी नजर ना आए, सीएसएस से होता होगा कुछ ना कुछ। हाँ देखे, मसला नहीं है, लेकिन उन्होंने एक सवाल किया है कि भाई अगर हटाना हो तो ये क्या करेंगे। कि ये भी अपनी मर्जी से दे रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था कि शुरू में दे रहा है और एंड में नहीं दे रहा। ये भी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में दे रहा है कि भाई पासवर्ड आपने ऐड कर दिया, फिर पता लगा लो आप, लेकिन आप दोबारा आओगे ना तो फिर पता नहीं लगाओ। ठीक है, हो सकता है सिक्योरिटी की वजह से कुछ ऐसा इसमें ये फीचर रखा हुआ। ठीक है, खैर इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है चीजों में ना। देखिए इनपुट सेम नजर आ रहे हैं दोनों पे, यहाँ पे भी सेम नजर आ रहा है, वहां पे भी। ठीक है भाई, तो यहीं तक रखते हैं आज, क्या ख्याल है? ठीक है, फॉर्म का चैप्टर जो है ना काफी बड़ा है, और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं असाइनमेंट पे। हाँ भाई उठ गए सब, अंगड़ाइयाँ ले लो, सो रहे थे? एक्सरसाइज नहीं करवाई? हाँ आज भूल गए हम। ठीक है, तो याद दिलवा दिया करने, चले नेक्स्ट क्लास से करेंगे। इनपुट सेल्फ क्लोजिंग टैग है, देखिए अच्छा सवाल किया। इनपुट सेल्फ क्लोजिंग टैग है, तो आप इसको खुद से क्लोज कर सकते हैं ऐसे। ठीक है भाई, आखिर में फॉरवर्ड स्लैश लगा के इसको खुद से क्लोज कर सकते हैं। ठीक है भाई, हाँ मसला नहीं होगा, लेकिन बेहतर ये है कि कर दे क्लोज। अच्छा कोड जो है ना वो वही होगा जिसको आप क्लोज कर दें। अच्छा, फर्स्ट असाइनमेंट हमने रिज्यूमे बनाया एचटीएमएल के ऊपर, सेकंड हमने लिस्ट बनाई रेस्टोरेंट की मेन्यू की, थर्ड हमने अलग अलग पेजेस बनाए डिशेस के और उनकी इमेजेस डाली, फोर्थ हम क्या करने वाले? फोर्थ में ना मैं आपको एक इमेज दे दूंगा एक वेबसाइट की, जिसको आपने बनाना होगा टेबल को यूज करके, कि भाई टेबल यूज करें, इमेजेस यूज करें और उसको पूरा बनाएं। ठीक है, तो बस वो अभी देख के मैं आपको दे देता हूँ, इसमें गूगल क्लासरूम में आपको मिल जाएगा। हाँ थर्ड वाला भी अभी बना देते हैं, थर्ड वाला भी बना देते हैं और नया भी डाल देते हैं। ठीक है, सेकंड में नहीं डालना, थर्ड में ही डालना। ठीक है, और दूसरी चीज याद रखें कि भाई आज तीसरा असाइनमेंट आ जाएगा, रात तक जिसके 3 ना हो तो उसको हम करेंगे क्लासरूम से बाहर, और उसके बाद क्लास से बाहर, फिर वो ऑनलाइन पढ़ लेगा। देखिए जब भी मैं फायदा कर रहा हूँ उस बंदे का भी ना, कि पहली क्लास वही पहली है, नहीं सर एक है, पहली है। फिर भी बनाना पड़ेंगे। किसी से पूछे वो कि भाई तीनों 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 लाजमी बनाए। ठीक है, देखिए ऐसे काम नहीं चलेगा असाइनमेंट ना। अच्छा देखिए यहाँ पे एक बात बता दूं, आप सब यहाँ पे किस लिए आए हैं? पढ़ना है? कुछ करने के लिए किसने भेजा है, घर वालों ने? नहीं ना, अब वो टाइम कोई है स्कूल से घर वाले भेजते ना, जाओ भाई जाओ स्कूल पढ़ के आओ, तो यहाँ पे आप आए अपने लिए ना, कुछ करने के लिए। देखिए ये ऐसी फील्ड है, ये ऐसी फील्ड है कि भाई इसको जो है ना हर कोई पढ़ सकता है। वो बंदा, देखिए इसमें ना मेरे काफी सारे ऐसे दोस्त भी हैं जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है। ठीक है, ऑलरेडी बहुत पैसा है, ठीक है, लेकिन फिर भी पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अच्छा क्यों है ना, आप सुनो तो। अब पैसा तो है, अब उनका काम जो है ना, जो बिजनेस है वो आसान नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भाई किसी कोई फैक्ट्री है, वो सारा दिन अपना वहां पे लगा रहा है
किसी की कोई शॉप है किसी मार्केट में, वो सारा टाइम वहां पे लगा रहा है, गर्मी में उसको इतने मसले हो रहे हैं, एसी तक नहीं लग सकता वहां पे। ठीक है, तो मतलब आसान वाली जो एक बिजनेस होती है ना वो नहीं है, पैसे हैं। अच्छा, अब ये चीज ऐसी है ना, मैं कहता हूँ इससे आसान बिजनेस कोई भी नहीं है दुनिया में ना, कि आपने बेहतरीन ऑफिस बनाना है, बेहतरीन कंपनी बनानी है और आपको सब आता होगा तो ही आप कंपनी बना सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं, बंदों को रख सकते हैं, अपने पास काम करवा सकते हैं। और सबसे आसान कि अगर आप कंपनी में जाए भी नहीं, कंपनी चलेगी। ठीक है भाई, कि हमारे पास दूसरे बिजनेस में ये होता है ना, नहीं जाना ही पड़ेगा, बंदे काम कोई करके देते हैं, हमें ही करना पड़ेगा। तो इसमें खैर ऐसा नहीं है। तो इस वजह से वो बंदा भी कर सकता है, और जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है वो भी कर सकता है। ठीक है, वो सीखेगा, मेहनत करे, कहीं और ज्यादा मेहनत करता, यहाँ मेहनत कर ले, ठीक है, दूसरी जगह ज्यादा मेहनत करता, लेकिन वो सारी जिंदगी तक फिर ज्यादा मेहनत करता रह जाता। ठीक है, और यहाँ अगर ज्यादा मेहनत कर लेगा तो आगे के लिए जो है ना उसकी आसानी हो जाएगी। ठीक है भाई, तो इसमें मतलब ये चीज ऐसी है कि सबके लिए है, कि भाई इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई जिसके लिए ज्यादा फायदा है और किसी के लिए कम फायदा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जो है ना वो फायदा ही फायदा है आपका, जो भी आप करें आगे। ठीक है, तो किसी का कोई सवाल, चीजें जो है जी। कल तक करवा दे सबमिट। और देखिए असाइनमेंट को ना सीरियस होके किया करें, छपाई वाला काम जो है ना नहीं करना हमें, कि वही बात है, ना स्कूल है ना कॉलेज है ना यूनिवर्सिटी है, कि भाई मैट्रिक के 9 के हमने पेपर्स निकाल दिए, निकल गए किसी भी तरीके से, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में छपाई कर ली। ठीक है, क्योंकि वहां किस चीज की हमें जरूरत थी, वहां थी डिग्री की जरूरत ना, डिग्री मिल गई। चले जिसने पढ़ के भी किया ना उसको भी याद नहीं होता कि भाई मैंने क्या पढ़ा था। अभी मैं किसी से पूछ लूं 9 का मैट्रिक का कुछ शायद याद ना हो। ठीक है, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो बोले भाई मुझसे कुछ भी पूछ लो मैं बता दूंगा, ऐसा ही है या बता दोगे, पूछ लो फिर। ठीक है, तो कम लोग होंगे ऐसे ना। तो लेकिन यहाँ पे जो है ना अलग ही सीन है, यहाँ पे अगर आप छपाई करेंगे किसी और का ले लेंगे, ठीक है, तो इसमें आपका नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ डिग्री नहीं मिलने वाली आपको, यहाँ ना डिग्री मिलने वाली ना गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली। यहाँ आपको ना टेक्नोलॉजी की एक अच्छी फील्ड मिलने वाली है, जहाँ पे जो है ना आपको काम आता होगा, जब भी आप जीत सकेंगे, वरना आपके लिए मसला होगा। देखिए वो बात मैंने बताया ना भाई, बिजनेस करना है तो भी काम आना चाहिए, जॉब काफी सारे लोग होते हैं जॉब नहीं करना चाहते यार, बिजनेस करना है तो भी काम आना चाहिए, जॉब करनी है तो भी काम आना चाहिए, फ्रीलांसिंग करनी है तो भी काम आना चाहिए, अपना स्टार्टअप करना है तो भी काम आना चाहिए। तो काम आएगा तो चीजें होंगी। इस तरह छपाई से या एक ने असाइनमेंट बना लिया 5 ने शेयर कर लिया, इससे फायदा नहीं है। ठीक है, वरना देखिए इस तरह करना है कर लो भाई, कोई मसला नहीं, नुकसान होगा आपका ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सीखने किसी के ऊपर, देखिए ये काम वही करेगा जिसको वो प्रेशर हो ना कि आपको पढ़ने जाना है बस। इसके अलावा जो अपनी मैं खुद से आया हुआ ना शौक से कहते मैं करूं, मैं कुछ कर लूं आगे, कुछ बन जाऊं मैं, तो फिर वो ये काम नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं? तो ये सीन है भाई। तो कोशिश करें, चाहे असाइनमेंट आपसे कंप्लीट नहीं बने, थोड़ा सा बने, खुद बनाए, खुद बनाएं, समझ के बनाएं। ठीक है, पूछें एक दूसरे से, हेल्प करें एक दूसरे की, लेकिन जो है ना चीजों को आप खुद से बनाएं, छपाई ना करें, इंटरनेट से ना उठाएं, किसी का असाइनमेंट कॉपी ना करें, ना कोई किसी को दे असाइनमेंट बना के, ना आप उससे मांगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप चलेंगे ना तो ही इस कोर्स का फायदा है आगे जाके, वरना जो है ना नुकसान है। समझ में आ रही है बातें? गुड हो गया, ठीक है जी। थर्ड में ये था कि आपने लिंक्स बनाने और उन सब डिशेस का अलग अलग पेज बनाना है। सेकंड में कर दिया तो सही है, उसको दोबारा उसी फाइल को थर्ड में सबमिट कर देना। ठीक है, तो फोर्थ में आपको एक इमेज मिल जाएगी या एक वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा किसी, उस पर जाके आपने वो बनाना होगा। ठीक है, टेबल को यूज करके, टेबल इमेजेस या आपने जो जो कुछ पढ़ा है अभी तक उन सबको यूज करके जी। क्यों भाई?
फिर आगे और भी तो पढ़ना है ना, क्या करेंगे आगे? ठीक है, तो मैं देखता हूँ कोई अगर छोटा मोटा असाइनमेंट हुआ तो मैं दे दूंगा, वरना चले कर लें काम, टाइम ले थोड़ा। ठीक है, देखिए हर क्लास में हमारे असाइनमेंट होगा, हर क्लास। एक क्लास के बाद हमारे पास एक दिन है जिसमें क्लास नहीं होती, असाइनमेंट होगा। ठीक है, तो हर क्लास में असाइनमेंट होगा। तो आपने ये एंड तक चलेगा ये ना हमारा पूरा कोर्स के खत्म होने तक, कि भाई आपका हर क्लास में एक असाइनमेंट है। ठीक है भाई, क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, तो फिसल भाई खड़े होते बाहर और पूछें कोई बात करनी है? या फिर ऑफ करें? हाँ, दूसरा ये कि भाई पहले तो आप लोग आपस में ग्रुप बनाएं, 5-5, 6-6 लोगों के ग्रुप बना लें, आपस में मिलके पढ़ें। एक बंदा उसमें चीता हो, ठीक है, जिसको सब आता हो समझ में अच्छा। ऐसा ना हो कि उसमें सारे ऐसे बैठ गए, बोले यार तू बता दे, बोले तू बता दे, बोले तू बाहर निकल ग्रुप से। ठीक है, तो ऐसा ना हो, उसमें एक बंदा अच्छा डाले, 4-5 भले उसमें ऐसे डाल दें तो वो एक ही सबको लेके चलेगा। और उसके बाद जो है ना, ठीक है, तो अनस बना देगा ग्रुप क्लास का दूसरा वाला, जिसमें आप सारे डिस्कशन करें, और फिर गूगल क्लासरूम पे हम आपको लिंक दे देंगे, तो फिर सारे उसमें ज्वाइन करें। वो ग्रुप आपके लिए ओपन रहेगा, उसमें लगे रहें सारे। ठीक है, बस 1 मिनट ये, हाँ ये नहीं करिएगा यार। देखिए जब ऑफिशियल ग्रुप जब भी बंद रहता है, ठीक है, तो लोग शायरियां भेजते हैं और वो कपड़े भेजने लग जाते हैं। ठीक है, कोई क्या भेजता है, कोई गुड मॉर्निंग भेजता है रोज। ठीक है, तो आदत होती है ना बंदे को भाई रोज भेजने की। ठीक है, तो इस तरह से फिर जो है ना इश्यूज आते हैं। तो ये ना हो, उस ग्रुप में भी ये ना हो। ठीक है भाई, आप में से भी काफी सारे लोग हैं, उनके पास मैसेज आएगा, वो बोलेगा मैं तो लेफ्ट करूँ उनसे, बिला रोज मैसेज आया है। अच्छा, काम का मैसेज होगा, वो शौक से देखेगा आपके मैसेज को कि भाई मेरे किसी काम का है। क्या कह रहे हैं? नहीं है ना, तो बस एंड करते हैं भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।